प्यारे बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का जो पहला पार्ट है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का, जिसका नाम है विकास। इस पार्ट का जो है वो अध्ययन करेंगे। मैंने मेन पॉइंट्स कुछ जो है वो पहले ही लिख लिए हैं और उन मेन पॉइंट्स का मैं जो है वो विस्तार से आपको डिटेल में मैं समझाता रहूँगा। तो जैसे कि पार्ट का नाम है विकास, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विकास का अर्थ, ये अर्थशास्त्र में जो है वो हमारा विकास का क्या अर्थ होता है। विकास, उन्होंने कहा कि विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। विकास जो है वो किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से सम्मान की इच्छा। स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से सम्मान की इच्छा, आर्थिक समानता और जीवन जीने की उच्च स्तर आदि सभी विकास के महत्वपूर्ण भाग है। मतलब ये जो हमारा स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से सम्मान की इच्छा, आर्थिक समानता और जीवन जीने की इच्छा जो है आदि सभी विकास के महत्वपूर्ण भाग हैं। अब ये हमने विकास समझ लिया। अब इसके बाद जो हम दूसरी बात है जो है दूसरा पॉइंट है आर्थिक विकास। कि आर्थिक विकास कहते किसे हैं? आर्थिक विकास जो है वो एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में, इसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। तो ये हमने बताया आपको कि पहले हमने बताया विकास का क्या अर्थ होता है, अभी मैंने बताया कि आर्थिक विकास क्या होता है। इसके बाद जैसे अभी हमारा आर्थिक विकास हो गया तो विकास के महत्वपूर्ण घटक, ये विकास के हमारे ये जो हेडिंग है हमारा कि विकास के महत्वपूर्ण घटक, तो ये बता दूं आपको कि विकास के महत्वपूर्ण घटक जो है वो कौन कौन से होते हैं। विकास के महत्वपूर्ण घटक, सबसे विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो किसी भी देश की आय है। उस देश में उसके संसाधनों से उससे कितनी आय मिल रही है, जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। जैसे कोई भी वस्तु हमें खरीदनी है, कोई भौतिक वस्तु खरीदनी है, जो हमें कोई भी चीज सेवा अगर हमें लेनी है तो उसके लिए जो हमें कुछ ना कुछ उसका मूल्य जो है वो चुकाना होगा। तो ये अभी आपने कि विकास के महत्वपूर्ण घटक, तो विकास का महत्वपूर्ण घटक जो है वो आय होती है। अब इसके बाद राष्ट्रीय विकास, विकास के कई पहलू। बोले साहब राष्ट्रीय विकास, बोले राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं? व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्यों को, जो व्यक्ति है उसके अपने विभिन्न लक्ष्य होते हैं, उन विभिन्न लक्ष्यों को विशेष नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा, व्यक्ति के जो विभिन्न लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को विशेष नीतियों तथा कार्यक्रमों द्वारा न्यायपूर्ण तरीके से, मतलब कार्यक्रम जो हैं वो जो तरीके जो हैं उस जो लक्ष्य है उसका जो नीति और जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको जो है उनका जो तरीका है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। न्यायपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की कोशिश ही राष्ट्रीय विकास कहलाती है। अभी विकास के आधार पर हम जो है वो विकास के आधार पर जो देश है हमारे, उन दो देशों को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हमारा होता है विकसित देश और दूसरा हमारा होता है विकासशील देश। तो विकसित देशों के श्रेणी में, विकसित देशों के उदाहरण में ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन और जापान आते हैं। और दूसरे जो हमारे विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों में जो हमारा भारत है, श्रीलंका है और ये जो नेपाल है, इस तरीके के देश जो हमारे आते हैं। अब इसके बाद जब ये हमने विकास के आधार पर देशों का विभाजन का अध्ययन कर लिया तो इसके बाद की विकसित और विकासशील देश ये दो प्रकार के हो गए। इसके बाद हम चर्चा करें राष्ट्रीय आय। बोले साहब राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं? तो एक निश्चित समय अवधि में, वो एक वर्ष, मतलब एक वर्ष की जो अवधि होती है उसको जो वित्तीय वर्ष आप मान लें, तो बोले एक निश्चित समय अवधि में देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय जो कहा जाता है। और ये जो हमारी राष्ट्रीय आय है वर्तमान में वार्षिक में की 1,35,050 रुपए, ये जो है हमारी राष्ट्रीय आय है इस समय। फिर अब आया प्रति व्यक्ति आय। अब आया जो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय देश की कुल राष्ट्रीय आय को, कुल जनसंख्या से, अगर हमारी जो ये भी राष्ट्रीय आय थी, इस राष्ट्रीय आय को अगर हम कुल जनसंख्या से, ये राष्ट्रीय आय को अगर हम जनसंख्या जो हमारी जहाँ की भी मतलब ये है, इस जनसंख्या से अगर हम भाग दे देंगे राष्ट्रीय आय को, तो हमारी जो है वो प्रति व्यक्ति आय जो है वो निकल जाएगी। अब ये हमारे देश भारतवर्ष की वर्तमान में इस समय जो क्या प्रति व्यक्ति आय है वो केंद्रीय सांख्यिकी
व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में इस समय जो हमारी वित्त वर्ष थी उसमें प्रति व्यक्ति आय जो थी वो ये है 11,254 रुपए प्रति माह रहने का अनुमान। ये जो हमारी आय है वर्तमान में, ये जो हमारा वित्तीय वर्ष था इसमें 11,254 रुपए प्रति माह रहने का अनुमान। और ये जो हमारी पिछला वर्ष जो अभी 2018-19 का वित्तीय वर्ष था उसमें जो था वो हमारा ये जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 10,534 रुपए थी। इस तरीके से मैंने आपको अभी राष्ट्रीय आय के बारे में, प्रति व्यक्ति के आय में और भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय कितनी है और प्रति व्यक्ति आय कितनी है इसके बारे में मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारा आया साक्षरता। बोले साहब साक्षरता दर, साक्षरता दर क्या है? पढ़ने व लिखने की क्षमता से संपन्न होना, ये हमारा साक्षर। हमारे देश में ये कहा जाता है कि कोई भी बच्चा जो अपनी मातृभाषा, जहाँ का जिस क्षेत्र का है वो अपनी मातृभाषा पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो, वो जो है उसके लिए हम साक्षर कहते हैं। हमारे देश में जो पुरुषों की जो साक्षरता है वो 82% और स्त्रियों की साक्षरता जो है वो 65% है। अब सबसे अधिक जो साक्षरता है, जो सबसे अधिक साक्षरता की दर है वो हमारी है केरल में 94% और न्यूनतम जो साक्षरता दर, सबसे कम जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो है बिहार में केवल 64%। अब इसके बाद एक जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा बोले किसी देश या राज्य में लोगों की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है। फिर से सुन लें आप इसको, किसी देश या राज्य के लोगों की औसत आयु जो है वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। अब इस वीडियो में जो अर्थशास्त्र का पहला पार्ट विकास था, आपको मैंने ये विकास का अर्थ, आर्थिक विकास, विकास के महत्वपूर्ण घटक, राष्ट्रीय विकास, विकास के आधार पर देशों का विभाजन, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीजें, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में समझाया। अभी इस पाठ का कोई भाग शेष है, वो जो है वो अगला जो वीडियो आपको है उसमें ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पर्यावरणीय गिरावट जो है उसके संबंध में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इसके नोट्स भी मैं आपको भेजूंगा, इनको आप कॉपी में व्यवस्थित लिख लें, नोट कर लें और दिनांक सहित हर काम को व्यवस्थित रूप से करते रहे। धन्यवाद।